नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ याद है में। यहाँ मैं प्रत्येक अंक में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। सुनने वाला अगर ध्यान दे तो पत्थर भी कहानी सुना देता है। आज आप सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की एक लोकप्रिय कहानी बाल्य स्मृति। आइए सुनते हैं। नामकरण संस्कार के समय या तो मैं ठीक तौर से तैयार नहीं हो पाया था या फिर बाबा का ज्योतिष शास्त्र में विशेष दखल न था। किसी भी कारण से हो, मेरा नाम सुकुमार रखा गया। बहुत दिन ना लगे, 2-4 साल में ही बाबा समझ गए कि नाम के साथ मेरा कोई मेल नहीं मिलता। अब मैं 12-13 वर्ष बाद की बात कहता हूँ। हम लोग गंवई गांव के रहने वाले हैं। बचपन से मैं वहीं रहता आया हूँ। पिताजी पछाह में नौकरी करते थे। मेरा वहाँ बहुत कम जाना होता था, नहीं के बराबर। मैं दादी के पास गांव में ही रहा करता। घर में मेरे ऊधम की कोई हद न थी। एक वाक्य में कहा जाए तो यूँ कहना चाहिए कि मैं एक छोटा सा रावण था। बूढ़े बाबा जब कहते, तू कैसा हो गया है, किसी की बात ही नहीं मानता, अब मैं तेरे बाप को चिट्ठी लिखता हूँ, तो मैं ज़रा हंसकर कहता, बाबा वे दिन अब लद गए। बाप की तो चलाई क्या, अब मैं बाप के बाप से भी नहीं डरता। और कहीं दादी मौजूद रहती तो फिर डरने ही क्यों लगा। बाबा को वे ही कहती, क्यों, कैसा जवाब मिला, और छेड़ोगे इसे। बाबा अगर नाराज़ होकर बाबूजी को चिट्ठी भी लिखते तो उसी वक्त उनकी अफीम की डिबिया दुबका देता। फिर जब तक उनसे चिट्ठी फड़वा कर फेंकवा न देता तब तक अफीम की डिबिया न निकालता। इन सब ओट पाँव के डर से, खासकर नशे की तलब में खलल पड़ जाने से फिर वे मुझसे कुछ नहीं कहते थे। मैं भी मौज करता। पर सभी सुखों की आखिर एक सीमा है। मेरे लिए भी वही हुआ। बाबा के चचेरे भाई गोविंद बाबू इलाहाबाद में नौकरी करते और वहीं रहते थे। अब वे पेंशन लेकर गांव में आकर रहने लगे। उनके नाती श्रीमान रजनीकांत भी बीए पास करके उनके साथ आए। मैं उन्हें संजले भैया कहता। पहले मुझसे उनका विशेष परिचय नहीं था। वे इस तरफ बहुत कम आते थे और उनका मकान भी अलग था। कभी आते भी तो मेरी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कभी सामना हो जाता तो कहते, क्यों रे, क्या करता है, क्या पढ़ता है, इसके सिवा और कुछ नहीं कहते। अब की बार जो वे आए तो गांव में जमकर बैठे और मेरी ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे। 2-4 दिन बातचीत से ही उन्होंने मुझे ऐसा वश में कर लिया कि उन्हें देखते ही मुझे डर सा हो जाता, मुंह सूख जाता, छाती धड़कने लगती, जैसे मैंने कोई भारी कसूर किया हो और उसकी ना जाने कितनी सज़ा मिलेगी। और इसमें तो कोई शक ही ना था कि उन दिनों मुझसे अक्सर कसूर हुआ करता। हर वक्त कुछ न कुछ शरारत मुझसे होती ही रहती। 2-4 करने के काम और 2-4 ओट पाव किए बिना मुझे चैन कहाँ। इतना डरने पर भी भैया को मैं चाहता खूब था। भाई भाई को इतना मान सकता है यह मुझे पहले नहीं मालूम था। वे भी मुझे खूब प्यार करते थे। उनके निकट भी मैं कितनी ही शरारतें, कितने ही कसूर करता था, किंतु वह कुछ नहीं कहते थे। और कहते भी तो मैं समझता कि बड़े भैया ठहरे, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, उन्हें याद थोड़े ही रहता है। अगर वह चाहते तो शायद मुझे सुधार सकते थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनके देश आ जाने से मैं पहले की तरह स्वाधीन तो ना रहा, पर फिर भी जैसा हूँ मज़े में हूँ। रोज़ बाबा की तमाकू चुराकर पी जाता। बूढ़े बाबा बेचारे कभी खाट के सिरहाने, कभी तकिए की खोली के भीतर, कभी कहीं तम्बाकू छिपा कर रखते, पर बंदा ढूंढ ढांड कर निकाल ही लेता और पी जाता। खाता पीता मस्त रहता, मौज से कटती, कोई झंझट नहीं। पढ़ना लिखना तो एक तरह से छोड़ ही दिया समझो। बाग में जाकर चिड़िया मारता, गिलहरियाँ मारकर भून कर खाता, जंगल में जाकर
गड्ढों गड्ढों में खरगोश ढूंढता फिरता। यही मेरा काम था, ना किसी का कोई डर, ना कोई फिक्र। पिताजी बक्सर में नौकरी करते, वहाँ से ना मुझे वे देखने आते हैं और ना मारने आते। एक दिन दोपहर को घर आकर दादी के मुंह से सुना कि मुझे सजले भैया के साथ कलकत्ता में रहकर पढ़ना लिखना पड़ेगा। आराम से भरपेट खा पी कर हुक्का भरकर मैं बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा मुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा, हाँ। मैंने पहले ही सोच रखा था कि यह सब बाबा की चालाकी है, इसलिए कहा, यदि जाऊंगा तो आज ही जाऊंगा। बाबा ने हंसते हुए कहा, इसके लिए चिंता क्यों करते हो बेटा, रजनी आज ही कलकत्ता जाएगा। मकान ठीक हो गया है, सो आज ही तो जाना होगा। मैं आग बबूला हो उठा। एक तो उस दिन बाबा की छिपाई हुई तम्बाकू ढूंढने पर भी ना मिली। जो एक चिलम मिली थी वह मेरी एक फूंक के लिए भी नहीं थी। उस पर यह चालाकी। परंतु मैं ठगा गया था। अपने आप कबूल करके फिर पीछे कैसे हटूं? लिहाजा उसी दिन मुझे कलकत्ता के लिए रवाना होना पड़ा। चलते वक्त बाबा के पैर छुए और मन ही मन बोला, भगवान करे कल ही तुम्हारे कारज में घर लौट आऊं। उसके बाद फिर मुझे कौन कलकत्ता भेजता है देख लूँगा। मैं कलकत्ता पहली बार आया था। इतना बड़ा शहर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं गंगा की छाती पर तैरते हुए इस लकड़ी लोहे के पुल पर ऐसी भीड़ में खो जाऊं, या वहाँ जहाँ झुंड के झुंड मस्तूल वाले बड़े बड़े जहाज खड़े रहते हैं, वहाँ खो जाऊं, तो फिर कभी घर पहुँच सकूँगा, इसकी कोई उम्मीद ही नहीं। कलकत्ता मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। इतनी दहशत में भला कोई चीज़ अच्छी लग सकती है? आगे कभी लगेगी, इसका भी भरोसा नहीं कर सका। कहाँ गया हमारा वह नदी का किनारा, वे बांसों के भिड़े, बेल के झाड़, मित्र परिवार के बगीचे का कोने का वह अमरूद? कुछ भी तो नहीं है। यहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े ऊंचे मकान, गाड़ी घोड़े, आदमियों का भीड़ भड़क्का, लंबी चौड़ी सड़कें ही दिखाई देती हैं। मकान के पीछे ऐसा एक बाग बगीचा भी तो नहीं जहाँ छिपकर एक चिलम तंबाकू पी सकूं। मुझे रोना आ गया। आंसू पोंछकर मन ही मन कहने लगा, भगवान ने जीवन दिया है तो भोजन भी वे ही देंगे। जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। कलकत्ता आया हूँ, स्कूल में भर्ती किया गया हूँ, अच्छी तरह पढ़ता लिखता हूँ, लिहाजा आजकल मैं अच्छा लड़का हो गया हूँ। देश में ज़रूर मेरा नाम जाहिर हो गया था। खैर उस बात को जाने दो। भैया के आत्मीय मित्रों ने मिलकर एक मेस बना लिया है, जिसमें हम 4 आदमी रहते हैं। भैया, मैं, राम बाबू और जगन्नाथ बाबू। राम बाबू और जगन्नाथ बाबू संजले भैया के मित्र हैं। इनके सिवा एक नौकर और एक ब्राह्मण रसोइया भी है। गदाधर रसोइया मुझसे 3-4 वर्ष बड़ा था। ऐसा भला आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मोहल्ले के किसी लड़के से मेरी बातचीत नहीं हुई और ना किसी से मेलजोल ही हुआ, मगर गदाधर बिल्कुल भिन्न प्रकृति का आदमी होने पर भी मेरा अंतरंग मित्र हो गया। मेरे साथ उसकी खूब घुटती, कितनी गपशप उड़ती, इसका कोई ठिकाना नहीं। वह मेदिनीपुर जिले के एक गांव का रहने वाला था। वहाँ की बातें और उसका बाल्य इतिहास मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसके गांव की बातें मैंने इतनी बार सुनी हैं कि मुझे अगर उसके गांव में आँखों पर पट्टी बांधकर अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद मैं तमाम गांव में और उसके आसपास मज़े में घूम फिर सकता हूँ। इतवार को मैं उसके साथ किले के मैदान में घूमने जाया करता। शाम को रसोई घर में बैठकर कोट पीस खेला करता। रोटी खाने के बाद चौका उठ जाने पर उसके छोटे हुक्के से दोनों मिलकर तम्बाकू भी पी लिया करते। सभी काम हम दोनों मिलकर एक साथ करते। मोहल्ले पड़ोस में और किसी से मेरी जान पहचान नहीं हुई। मेरा तो साथी, संगी, यार, दोस्त, गांव का भोला, मुन्नी, लल्लू, जो कुछ है सब वही है।
उसके मुंह से मैंने कभी छोटी मुंह बड़ी बात नहीं सुनी। झूठ मूठ ही सब उसका निरादर करते। इससे मेरा जी जलने लगता। पर वह अपनी जबान से कभी किसी को जवाब न देता, जैसे वास्तव में वह दोषी ही हो। सबको खिला पिलाकर सबसे पीछे जब वह रसोई घर के कोने में छिपकर छोटी सी पीतल की थाली में खाने बैठता, तो मैं 1000 काम छोड़कर वहां पहुंच जाता। बेचारे की तकदीर ही ऐसी थी कि पीछे से उसके लिए कुछ बचता न था। और तो क्या, भात तक कम पड़ जाता। और किसी के खाने के समय मैं कभी उपस्थित नहीं रहा, परंतु ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे खाते वक्त रोटी, दाल, भात, घी, तरकारी कम पड़ी हो। इससे मुझे बड़ा बुरा मालूम होता था। छोटेपन पे मैंने दादी के मुंह से सुना है, वे मेरे लिए कहा करती थीं, लड़का आधा पेट खा खा कर सूख के कांटा हो गया है, कैसे बचेगा। मगर मैं दादी कथित भरपेट कभी नहीं खा सकता था। सूख जाऊं चाहे कांटा हो जाऊं, मुझे आधा पेट खाना ही अच्छा लगता था। अब कलकत्ता आने के बाद समझा कि उस आधे पेट और इस आधे पेट में कितना अंतर है। इस बात का मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ कि किसी को भरपेट खाना ना मिले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले मैंने ना जाने कितनी बार बाबा की थाली में पानी डालकर उन्हें खाने नहीं दिया है। दादी के ऊपर कुत्ते के बच्चे को छोड़कर उन्हें नहाने धोने के लिए बाध्य किया है। फिर उनका खाना नहीं हुआ, मगर उनकी आंखों में आंसू कभी नहीं आए। दादी, बाबा, अपने घर के लोग, मेरे पूज्य जो मुझे खूब प्यार करते थे, उनके लिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर उन्हें अधभूखा, बिल्कुल भूखा रखकर मुझे परम संतोष हुआ है। और इस गदाधर को देखो, ना कुनबे का ना गोत का, इसके लिए मेरी आंखों में बिन बुलाए पानी आ जाता है। कलकत्ता आकर मुझे यह क्या हो गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। आखिर आंख में इतना पानी आता कहाँ से है, कुछ पता नहीं। मुझे किसी ने रोते कभी नहीं देखा। किसी बात पर जिद पकड़ जाने पर पाठशाला के पंडित जी ने मेरी पीठ पर साबुत की साबुत खजूर की छड़ियाँ तोड़ दी हैं, फिर भी वे मुझे कभी रुला नहीं सके। लड़के कहते सुकुमार की देह पत्थर की है। मैं मन ही मन कहता, देह नहीं बल्कि मन पत्थर का है। मैं नन्हे बच्चे की तरह रोने नहीं लगता। दरअसल रोने में मुझे बड़ी शर्म मालूम होती थी, अब भी होती है, पर अब संभाले संभलता नहीं। छिपकर जहाँ कोई देख न सके रो लिया करता हूँ। जरा रोकर चटपट आंखें पोंछ पाँच कर संभल जाता हूँ। जब स्कूल जाता हूँ तो रास्ते में सैकड़ों भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई अंधा है, इस तरह ना जाने कितने तरह के दुखी देखता हूँ। मैं तो तिलक लगाकर, खंजरी बजाकर जो जय राधे कहकर भीख मांगते हैं उन्हें ही जानता था। फिर ये सब भिखारी किस तरह के हैं? मैं भीतर ही भीतर बहुत दुखित होकर कहता, भगवान इन्हें मेरे गांव में भेज दो। खैर, अभागे भिखारियों की बात तो जाने दो, अब मैं अपनी बात कहता हूँ। देखते ही देखते आंखें इसकी आदी हो गई, पर वो विद्यासागर न बन सका। बीच बीच में हमारे देश की माता सरस्वती ना जाने कहाँ से आकर सिर पर सवार हो जाती। मैं नहीं कह सकता, उनकी आज्ञा से कभी कभी मैं ऐसा सत्कर्म कर डालता कि अब भी मुझे उन सरस्वती जी से नफरत हो जाया करती है। डेरे पर किसका कौन सा अनिष्ट किया जा सकता है, रात दिन में इसी फिक्र में रहता। एक दिन की बात है, राम बाबू ने घंटे भर मेहनत करके अपनी धोती चुनकर रखी। वे शाम को घूमने जाएंगे, तब पहन कर जाएंगे। मैंने मौका पाकर उसे खोल कर सीधा करके रख दिया। शाम को आकर धोती की हालत देखते ही बेचारे तकदीर ठोक कर बैठ गए। मेरी खुशी का क्या ठिकाना, फूला नहीं समाया। जगन्नाथ बाबू का ऑफिस जाने का समय हो गया है। जल्दी जल्दी खा पी कर किसी तरह ऑफिस तक पहुंचना चाहते हैं। मैंने ठीक मौके से उनकी अचकन के बटन काटकर फेंक दिए। स्कूल जाने से पहले जरा झाँक कर देख गया, बेचारे चिल्लाकर रोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुशी के मारे रास्ते भर हंसता रहा। शाम को जगन्नाथ बाबू ऑफिस से लौटकर बोले, मेरे बटन कमबख्त गदाधर ने चुराकर बेच डाले हैं।
निकाल दो नालायक को। जगन्नाथ बाबू के बटन हरण के मामले पर भैया और राम बाबू भी भीतर ही भीतर खूब हंसने लगे। भैया ने कहा, कितने तरह के चोर होते हैं, कोई ठीक है, पर बटन तोड़कर बेच खाने वाला चोर तो आज ही सुना। जगन्नाथ बाबू भैया की इस चुटकी से और भी आग बबूला हो गए। बोले, नालायक ने सवेरे नहीं लिए, शाम को नहीं लिए, रात को नहीं लिए, ठीक ऑफिस जाते वक्त बदमाशी तो देखो। दुर्गति की हद कर दी। उन्हें एक काला फटा कुर्ता पहनकर ऑफिस जाना पड़ा। सब हंस पड़े। जगन्नाथ बाबू को भी हंसना पड़ा, पर मैं नहीं हंस सका। मुझे डर हो गया कहीं गदाधर को सचमुच ही ना निकाल दें। वह बेचारा बिल्कुल बेवकूफ़ है, शायद कुछ कहेगा भी नहीं, चुपचाप सारा कसूर अपने ऊपर ले लेगा। अब भैया शायद समझ गए कि किसने बटन लिए हैं। गरीब गदाधर पर कोई जुल्म नहीं किया गया, पर मैंने भी उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि अब ऐसा काम कभी ना करूँगा जिससे मेरे बदले दूसरे पर कोई आफत आए। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने पहले कभी नहीं की और कभी करता भी या नहीं कह सकता। सिर्फ गदाधर के कारण ही मुझे अपने मार्ग से विचलित होना पड़ा। मुझे उसने मिट्टी कर दिया। इस बात को कोई नहीं कह सकता कि किस तरह किसका चरित्र सुधर जाता है। पंडित जी, बाबा और भी कितने ही महाशयों के लाख कोशिश करने पर भी जिस बात की प्रतिज्ञा मैंने कभी नहीं की, उन्ना शायद करता। एक गदाधर महाराज का चेहरा देखकर उस बात की प्रतिज्ञा कर बैठा। उसके बाद इतने दिन बीत गए। इस बीच में कभी मेरी प्रतिज्ञा भंग हुई या नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर इतना ज़रूर है कि मैंने कभी जानबूझकर कोई प्रतिज्ञा भंग नहीं की। अब और एक आदमी की बात कहता हूँ। वह था हम लोगों का नौकर रामा। रामा जाति का कायस्थ था या ग्वाला, ऐसा ही कुछ था। कहाँ का रहने वाला था सो भी मैं नहीं कह सकता। सभी कामों में रामा चरखे की तरह घूमता रहता। अभी देखा कि रामा कपड़े धो रहा है, तुरंत देखता हूँ कि भैया नहाने बैठे हैं तो वह उनकी पीठ रगड़ रहा है। उसके बाद ही देखा तो वह पान लगाने में व्यस्त है। इस तरह वह हर वक्त दौड़ धूप करता रहता। भैया का वह फेवरेट बड़ा काम का प्यारा नौकर था, पर मुझे वह देखे न सुहाता। उस नालायक के लिए अक्सर मुझे भैया से खरी खोटी सुननी पड़ती। खासकर गदाधर को वो अक्सर तंग किया करता। मैं उससे बहुत चिढ़ गया था, मगर इससे क्या होता, वह ठहरा भैया का फेवरेट। राम बाबू भी उसे फूटी आंखों न देख सकते थे। वे उसे रूज या रंगा सियार कहा करते थे। उस समय इस शब्द की व्याख्या वे खुद ना कर सकते थे, मगर हम यह खूब समझते कि रामा दरअसल रूज है। उनके चिढ़न के कारण थे। मुख्य कारण यह था कि रामा अपने को राम बाबू कहा करता था। भैया भी कभी कभी उसे राम बाबू कहकर पुकारा करते थे। राम बाबू को यह सब अच्छा न लगता था। खैर, जाने दो, इन व्यर्थ की बातों में कुछ नहीं है। एक दिन शाम को भैया एक नया लैंप खरीद कर लाए। बहुत बढ़िया चीज़ थी। करीब 50-60 रुपये दाम होंगे। शाम को जब सब घूमने चले गए, तब मैंने गदाधर को बुलाकर उसे दिखाया। गदाधर ने ऐसी बत्ती कभी नहीं देखी थी। वह बहुत ही खुश हुआ और 2-1 बार उसने इधर उधर करके देखा। इसके बाद वह अपने काम से चला गया। पर मेरी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई। मैं उसकी चिमनी खोलकर देखना चाहता था कि कैसे खुलती है, देखूं कि उसके भीतर कैसी मशीन है। बहुत खोलकर हिलाया डुलाया, इधर उधर किया, घुमाने फिराने की कोशिश की, पर खोल ना सका। बहुत देखभाल और सोच विचार के बाद मैंने देखा कि नीचे एक स्क्रू है। लिहाजा मैंने उसे घुमाया। घुमा ही रहा था कि चट से उसके नीचे का हिस्सा अलग हो गया और जल्दी में मैं उसे थाम न सका। नतीजा यह हुआ कि उसका शीशा टेबल से नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। उस दिन बहुत रात बीते में लौटा, पर आकर देखा वहाँ बड़ी हाय-तौबा मची हुई है। गदाधर को चारों तरफ से घेर कर सब लोग बैठे हैं। गदाधर से जिरह की जा रही है। भैया खूब बिगड़ रहे हैं। गदाधर की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। वह कह रहा था, बाबूजी,
मैंने इसको जरा छुआ जरूर था, पर तोड़ा नहीं। सुकुमार बाबू ने मुझे दिखाया, मैंने सिर्फ देखा। उसके बाद ये घूमने चले गए, मैं भी रसोई बनाने चला गया। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। प्रमाणित हो गया कि उसी ने चिमनी तोड़ी है। उसकी तनख्वाह बाकी थी, उसमें से 3.5 रुपये काट कर नई चिमनी मंगाई गई। शाम को जब बत्ती जलाई गई तो सब बहुत खुश हुए। सिर्फ मेरी दोनों आंखें जलने लगीं। हर वक्त मन में यही ख्याल आने लगा, मानो मैंने उसकी माँ के 3.5 रुपये चुरा लिए। तब मुझसे वहाँ रहा नहीं गया। रो बिलख कर किसी तरह भैया को राजी करके मैं गांव पहुंच गया। सोचा था दादी से रुपए लाकर चुपके से 3.5 की जगह 7 रुपये गदाधर को दूंगा। मेरे पास उस वक्त रुपए बिल्कुल न थे, सब रुपए भैया के पास थे। इसलिए रुपयों के लिए मुझे देश आना पड़ा। सोचा था 1 दिन से अधिक नहीं ठहरूंगा, मगर हुआ कुछ और ही। यद्यपि बाबा के कारज में अब भी बहुत दिन बाकी थे, फिर भी 7-8 दिन वहाँ बीत ही गए। 7-8 दिन बाद फिर कलकत्ता पहुँचा। मकान में पैर रखते ही पुकारा, गदा। किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर बुलाया, गदाधर महाराज। अब की बार भी जवाब नदारद। फिर कहा, गदा। कि रामा ने आकर कहा, छोटे बाबू अभी आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, अभी चला ही आ रहा हूँ। महाराज कहाँ हैं? महाराज तो नहीं है। कहाँ गया है? बाबू ने उसे निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों? चोरी की थी इसलिए। पहले बात मेरी ठीक से समझ में नहीं आई। इसी से कुछ देर तक मैं रामा का मुंह देखता रहा। रामा मेरे मन का भाव ताड़ गया। जरा मुस्कुराकर बोला, छोटे बाबू आप ताज्जुब कर रहे हैं, मगर उसे आप लोग पहचानते न थे, इसी से इतना चाहते थे। वह छिपी हुई डाइन जैसा था बाबू। उस भीगी बिल्ली को मैं ही अच्छी तरह जानता था। किस तरह वह छिपी डाइन था और क्यों मैं उस भीगी बिल्ली को पहचान न सका, यह मेरी समझ में कुछ न आया। मैंने पूछा, किसके रुपए चुराए थे उसने? बड़े बाबू के। कहाँ थे रुपए? कोट की जेब में। कितने रुपए थे? 4 रुपए। देखा किसने था? आंखों से तो किसी ने नहीं देखा, पर देखा ही समझिए। क्यों? इसमें पूछने की कौन सी बात है? आप घर में थे नहीं, राम बाबू ने लिए नहीं, जगन्नाथ बाबू ले नहीं सकते, मैंने लिए नहीं, तो फिर गए कहाँ? लिए किसने? अच्छा ने अच्छा, तो तूने उसे पकड़ा है? रामा ने हंसते हुए कहा, और नहीं तो कौन पकड़ता। ठनठनिया का जूता आप आसानी से खरीद सकते हैं। ऐसा मजबूत जूता शायद और कहीं नहीं बनता। उसी से मैंने उसकी खूब पिटाई की। मैं रसोई में जाकर रो पड़ा। उसका वह छोटा सा काला हुक्का एक कोने में पड़ा था, उस पर धूल जम गई थी। आज 4-5 रोज से उसको किसी ने छुआ भी नहीं, किसी ने पानी तक नहीं बदला। दीवार पर एक जगह कोयले से लिखा हुआ है, सुकुमार बाबू मैंने चोरी की है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। अगर जिंदा रहा तो फिर कभी आऊँगा। मैं तब लड़का ही तो था। बिल्कुल बच्चे की तरह उस हुक्के को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। क्यों? इसकी वजह मुझे नहीं मालूम। फिर मुझे उस मकान में अच्छा नहीं लगने लगा। शाम को घूम फिर कर एक बार रसोई में जाता और दूसरे रसोइया को खाना बनाते देख चुपचाप लौट आता। अपने कमरे में आकर किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाता। कभी कभी मुझे भैया भी देखे नहीं सुहाते। रोटी तक मुझे कड़वी मालूम होने लगती। बहुत दिनों बाद एक रोज मैंने भैया से कहा, बड़े भैया क्या किया तुमने? किसका क्या किया? गदा ने तुम्हारे रुपए कभी नहीं चुराए। सभी जानते हैं मैं गदाधर महाराज को बहुत चाहता था। भैया ने कहा, हाँ काम तो अच्छा नहीं हुआ सुकुमार, पर अब तो जो होना था सो हो गया। लेकिन रामा को तूने इतना मारा क्यों था? अच्छा मारा था, क्या मुझे भी निकाल दोगे? भैया ने मेरे मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे कितने रुपए वसूल हो गए? भैया बड़े दुखित हुए। बोले, काम ठीक नहीं हुआ,
तनख्वाह के 2.5 रुपये हुए थे सो सब काट लिए। मेरी इतनी इच्छा नहीं थी। मैं जब तब सड़कों पर घूमा करता। दूर पर अगर किसी को मैली चादर ओढ़े और फटी चट्टी चटकाते हुए जाते देखता तो मैं फौरन दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंच जाता। पर मेरे मन का अरमान पूरा न होता। मेरी आशा नित्य निराशा में परिणत होने लगी। मैं अपने मन की बात किससे कहूँ। करीब 5 महीने बाद भैया के नाम एक मनी ऑर्डर आया 1.5 रुपये का। भैया को मैंने उसी रोज़ आंसू पोंछते देखा। उसकी कूपन अभी तक मेरे पास मौजूद है। कितने ही वर्ष बीत गए मगर आज भी गदाधर महाराज मेरे हृदय में आधी जगह घेर कर बैठे हैं। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। जिस प्रकार खोलते हुए पानी में हम प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी प्रकार क्रोध में हम सत्य को नहीं देख सकते। मैं सरिता अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।